हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी ठंड से बचे हुए होंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक जिससे हर एक बच्चे को डर रहता है, और वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम स्टडी करते हैं मेनली वो कार्बन के कंपाउंड्स की हम स्टडी करते हैं। हमने एक टॉपिक भी किया था पीछे, कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहेंगे किसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम स्टडी करने वाले हैं, मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करवाती है उसको हमने नाम दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। अब जैसे हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के कंपाउंड्स है। कैसे कंपाउंड है? कार्बन के कंपाउंड्स हैं। लेकिन क्या सभी कार्बन के कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? तो ऐसा नहीं है। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके अंदर कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे हम बात करें कार्बोनेट की, कार्बोनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। हम बात करें साइनाइड की, हम बात करें कार्बन के एलोट्रोप्स हैं जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, ये कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पर मेनली हमें जो स्टार्टिंग में बोला गया, एक सबसे पहले एक वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी जो एक प्रकार की मिस्ट्री थी। यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने हमें बताया, जिसका नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें बोला गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ओनली प्लांट्स और एनिमल से ही हम उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं, या प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही हमें क्या मिलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमारे अंदर है, हमारी बॉडी पूरी कार्बन की बनी हुई है। हमारी बॉडी के अंदर और पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, प्रोटीन्स हैं, यूरिया है। ये सारे जो कंपाउंड आप देखते हैं ये सारे कंपाउंड कैसे कंपाउंड्स हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो सबसे पहले एक मिस्ट्री थी वाइटल फोर्स थ्योरी, जो स्टार्टिंग में हमें पता लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ हम प्लांट्स और एनिमल से ही हम इसको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और यही हमें वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर बोला गया था। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए हमारे पास, फ्रेडरिक वोहलर, जिन्होंने सबसे पहले लाइब्रेरी के अंदर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोहलर, उन्होंने हमारे पास साइनाइड से हमारे पास यूरिया को बनाया। यूरिया का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, इस कंपाउंड को सबसे पहले लाइब्रेरी के अंदर सिंथेसाइज किया गया। तब जाके हमें पता लगा कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइब्रेरी के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। लेबोरेटरी के अंदर भी हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इसके अंदर जो हमारे पास कंपाउंड आता है सबसे पहले मेनली कार्बन। और कार्बन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा भी था। कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है वो कितना होता है आपके पास? 6 होता है। तो देखिए हम स्टडी कर रहे हैं कार्बन की। कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है। और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका रहता है 1s2 2s2 2p2। मीन्स इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास भरे जाते हैं ऐसे 1s2 2s2 और 2p2। जो p ऑर्बिटल इसका होता है, इस p ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके अंदर
दो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर, दो ऑर्बिटल आपके पास यहाँ पर p ऑर्बिटल के आपको मिलते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसके, सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम पढ़ते हैं कार्बन में, वो टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हम यहाँ पर इसके सारे बेसिक पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक पॉइंट्स को लेके हम चलेंगे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पर कवर करेंगे जो आपकी +1 और +2 से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो पहला पॉइंट हमारा जो बेसिक पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कार्बन है, जो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो आपके पास 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp, sp2 और sp3। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होना। ऑर्बिटल्स यहाँ पर क्या चीज है, कई बच्चों को अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा होगा, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर S ब्लॉक आता है, S के बाद आपने यहाँ पर देखा D ब्लॉक आपके पास है, फिर आपके पास यहाँ पर P ब्लॉक है, और यहाँ पर आपके पास ऐसे F ब्लॉक है। यहाँ पर जिस भी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट आते हैं, इसका मतलब होता है कि उनका जो लास्ट सेल है वो इसी ऑर्बिटल के अंदर क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई हो रहा है। ऑर्बिटल आपके पास एक 3 डायमेंशनल शेप होती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाते हैं तो उसी के हिसाब से आपका कोई भी एलिमेंट किसी भी ब्लॉक के अंदर क्या करता है, ऑक्यूपाई आपके पास करता है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन के कंपाउंड, वो 3 प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन आपके पास है sp, sp2 और sp3। तो इंटरमिक्सिंग होना s ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल के साथ, ये आपके पास क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp, s का एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल मिलके आपके पास यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये आपके पास हो रहा है क्या, sp2, और जहाँ पर आपके पास ये s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपके पास इंटरमिक्सिंग होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बनता है sp3। अगर हम इस टॉपिक को करते हैं तो आपने +1 में किया होगा, जो आपके पास 4th चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग में हमने हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे तरीके से पढ़ा है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आपने करनी है। उस ट्रिक से आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। और वो ट्रिक आपके पास क्या है, आपने यहाँ पर देखना है कार्बन अटैच्ड टू एटम्स, कि जो कार्बन है आपका वो कितने एटम से आपका अटैच हुआ है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, अगर कार्बन आपका 4 एटम से अटैच है तो यहाँ पर आपने देखना है 4 एटम से अटैच होगा तो उसके अंदर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कौन सी होगी, sp3। अगर आपका कार्बन है, जो कार्बन अगर आपका 3 कंपाउंड से अटैच है, अगर आपका कार्बन 3 कंपाउंड से 3 एटम से अगर आपका अटैच है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 होती है। और अगर आपके पास यहाँ पर जो कार्बन है वो 2 एटम से अगर आपका अटैच है, तो वहाँ पर हमेशा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp। एक ट्रिक है, ठीक है। अगर हम इसको प्रॉपरली पूरे टॉपिक के अंदर करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये टॉपिक आता है, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़िए। तो यहाँ पर ये ट्रिक है कि कार्बन जो अटैच होता है एटम से, वहाँ पर अगर वो 4 एटम से अगर अटैच है तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर आपका कार्बन अटैच है 3 एटम से तो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर आपका कार्बन जो अटैच है वो है 2 एटम से, तो वहाँ पर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम।
और आपको यहां पर दिया गया है सबसे पहला कंपाउंड आपके पास है CH4। CH4 के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो आपका कार्बन है ये आपका 3 हाइड्रोजन से आपका इधर नीचे और 1 हाइड्रोजन से ऊपर यहां पर अटैच है। अगर हम बात करें कार्बन की तो यहां पर अगर आप कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन जो अटैच है कितने एटम से अटैच है, 1 2 3 और 4। तो 4 एटम से जो अटैच होता है वहां पर आपके पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 की। जो ये कार्बन आपके पास मिला हुआ है, ये कार्बन पे आपके पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम यहां से बात करें, जैसे आपको एक कंपाउंड दे दिया और आपको दिए गए हैं कंपाउंड CH3CN। अगर मैं इसकी कंप्लीट बॉन्डिंग की बात करता हूं तो यहां पर आपके पास बनेगा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पर कार्बन में नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। अगर यहां पर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन में आपके पास कितने कार्बन, ये जो कार्बन है आपके पास ये कितने एटम से अटैच है ये हम देखेंगे, 1 2 3 और 4 एटम से अगर ये अटैच है तो यहां पर जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी इस कार्बन के लिए वो होगी sp3। और अगर हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर जो आपके पास कार्बन दिया गया है ये कार्बन कितने एटम से अटैच है, एक इस साइड में आपके पास एटम मिल गया आपको CH3, इस साइड में आपको मिल गया नाइट्रोजन। तो कार्बन, ये जो इस कार्बन की हम बात करें अटैच है आपका कितने, 2 एटम से। अगर 2 एटम से आपका अटैच है तो यहां पर जो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है आपके पास, sp है। ये एक सिंपल ट्रिक है किसी भी कार्बन के कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। एक दो एग्जांपल और हम देखते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है CH3 C, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड CH3। अगर हम यहां पर बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो इसकी स्ट्रक्चर आपके पास ये बन रही है। कार्बन को पहले हम सभी हाइड्रोजन को अलग अलग करके हम लिखेंगे। अगर इस कार्बन की हम बात करते हैं तो कार्बन के एटम्स को हम काउंट करेंगे, कितने एटम इससे अटैच है, 1 2 3 और 4। तो यहां पर जो कार्बन आपके पास बन रहा है उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, क्योंकि 4 एटम से अगर अटैच होगा तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास होगी, sp3। अगर इस कार्बन की मैं बात करता हूं तो 1 2 और 3, 3 कार्बन से अटैच है, तीन आइटम से आपके पास अटैच है ये कार्बन। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी 3 कार्बन के लिए वो कौन सी दी जाएगी, 3 एटम्स के लिए आपके पास sp2। तो ये जो कार्बन आपके पास है sp2, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 1 2 3 और 4, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास क्या रहेगी, sp3 रहेगी। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी जो मैक्सिमम कंपाउंड्स के अंदर यहाँ पर लगती है कि अगर आपको कार्बन के कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। और उसके लिए दोबारा फिर से मैं बता रहा हूँ, हम देखेंगे सिर्फ वो कार्बन जिसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है वो कितने एटम से आपका अटैच है। तो अगर 4 एटम से वो अटैच है तो sp3 लिखेंगे, अगर 2 एटम से अगर आपका अटैच है तो sp, और 3 से अटैच है तो उसको हम क्या लिखेंगे, sp2। दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक आता है वो भी हमारा केमिकल बॉन्डिंग से ही टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड। जो बॉन्ड हमारे पास बनते हैं वो 2 प्रकार से, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और सेकेंडली हमारे पास बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पाई बॉन्ड। अब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड हमारे पास होते क्या हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड हम बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड उनको बोलेंगे जिसमें ओवरलैपिंग ना होकर हेड हेड कोलिजन होता है, हेड हेड कोलिजन होता है। मतलब यहां पर जैसे s ऑर्बिटल है और आपके पास p ऑर्बिटल की अगर मैं शेप की बात करता हूं तो p ऑर्बिटल की शेप आपके पास कुछ इस प्रकार से आती है। इंक देना मुझे, इंक खत्म हो गई। आइए, तो हम बात कर रहे थे बॉन्डिंग की, हम बात कर रहे थे बॉन्डिंग की। कार्बन के कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होती है 2 प्रकार के बॉन्ड हमें मिलते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड।
तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कौन से होते हैं? सिग्मा बॉन्ड वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर हेड हेड का कोलिजन होता है, हेड हेड कोलिजन जहाँ पर आपके पास होता है, और यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, तो वहाँ पर आपके पास बनता है पाई बॉन्ड। किस प्रकार से? देखिए, अगर हम एस ऑर्बिटल की शेप की बात करें तो एस ऑर्बिटल शेप में हमारे पास स्फेरिकल होता है, और पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो एक डंबल शेप में आपके पास बनता है। पी में आपके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक इस प्रकार से आपके पास इसमें ऑर्बिटल बनते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर हेड कोलिजन हो रहा है, हेड कोलिजन का मतलब क्या है कि एक पी का ऑर्बिटल आपके पास आ रहा है यहाँ से, और इधर से आपके पास क्या हो रहा है, एस का ऑर्बिटल इसके साथ जुड़ रहा है। तो ये जो आपके पास हेड कोलिजन आपके पास होता है, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनती है वो बॉन्डिंग आपके पास सिग्मा बॉन्डिंग कहलाती है। एक ऑर्बिटल आपका एस का और सेकंड आ रहा है आपका पी ऑर्बिटल से। तो यहाँ पर जो बॉन्ड आपके पास बना है वो सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं वो मैक्सिमम बॉन्ड आपके पास कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर बन रहे हैं तो मतलब वहाँ पर कौन सा बॉन्ड आपके पास बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग होने का मतलब क्या है कि जब आपके पास पी के 2 ऑर्बिटल आपके पास आ रहे हैं और उनमें साइड वाइज यहाँ पर ओवरलैपिंग आपके पास हो रही है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड आपके पास बनते हैं वो बॉन्ड आपके पास कौन से बॉन्ड बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आएगा, क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड को आपने अलग अलग सेपरेट करके बताना है कि किसमें सिग्मा बॉन्ड है और किसमें पाई बॉन्ड है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आपके पास एग्जाम्पल है CH4 का, यहाँ पर CH4 की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन में सभी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कैसे बने हुए हैं? सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। और जहां पर सिंगल बॉन्ड आपके पास बनता है, हाइड्रोजन आपका s ऑर्बिटल में आता है, और s में जब आपके पास आता है तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपके पास बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड किस प्रकार का बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ये बने हुए हैं ये सभी बॉन्ड कैसे बॉन्ड हैं? सिग्मा बॉन्ड है। अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है हमेशा जो पहला एक बॉन्ड आपके पास बनेगा वो हमेशा ही आपके पास कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिग्मा बॉन्ड रहेगा। कैसा बॉन्ड रहेगा? सिग्मा बॉन्ड रहेगा। और इस बॉन्ड के बाद जितने भी बॉन्ड आपके पास डबल या ट्रिपल आपके पास बन रहे हैं, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा आपके पास कैसा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड होगा। अगर हम बात करते हैं, जैसे आपके पास दिया गया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, किसी के अंदर अगर आपके पास ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो उसके अंदर जो पहला बॉन्ड आपके पास बना है ये बॉन्ड आपके पास कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। और ऊपर जो बॉन्ड आपके पास बने हुए हैं वो कौन से बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। और बीच वाला जो ये बॉन्ड है ये भी कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। मतलब कहने का क्या है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपके पास सिंगल बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्डिंग से बनेगा, और अगर आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड आपका कौन सा होगा? पाई बॉन्ड होगा। अगर तीसरा बॉन्ड आपके पास बन रहा है तो वो भी आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। आपके पास यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, CH2 CH2, और इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड आपके पास यहाँ पर बनते हैं। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐसे देखेंगे, जो हाइड्रोजन जहाँ पर है सभी को हम अच्छे तरीके से लिखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है आपके पास? सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे एक बॉन्ड जो आपके पास बनता है वो सिग्मा और दूसरा बॉन्ड आपके पास कौन सा है? पाई है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं पहला बॉन्ड हमारे पास सिग्मा, दूसरा हमारे पास पाई, फिर से सिग्मा बॉन्ड और फिर से हमारे पास क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। तो काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6,
जो सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है हमारे पास वो कितनी है, 6 है। अगर हम पाई बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को सेपरेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के अंदर आपके पास बनते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कंपाउंड हमारे पास हैं जो, उनको हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कार्बन कंपाउंड्स। और सेकंड हमारे पास होते हैं क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड्स। तो ओपन चेन कार्बन के कंपाउंड्स किनको बोलते हैं? ओपन चेन कार्बन के कंपाउंड्स हमारे पास जो होते हैं वो 2 तरीके से हमें मिलते हैं। एक हमारे पास है ओपन चेन का मतलब यहाँ पर हम बात करें कार्बन के कंपाउंड्स की जिनमें आपके पास लॉन्ग कार्बन चेन्स होती हैं, मतलब कहीं से भी ये कंपाउंड आपके पास बंद नहीं होता, एक सीधी श्रृंखला के अंदर ही आपके पास चलता रहता है। अगर मैं जैसे बात करूं आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, एक आपका पॉइंट आता है यहाँ पर ये ओपन चेन में जिसको हम एलिफेटिक कार्बन के कंपाउंड्स भी बोलते हैं, एलिफेटिक कार्बन के कंपाउंड्स। और सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है ब्रांच चेन कंपाउंड्स, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन कंपाउंड की अगर बात करें तो यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा है ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी वृक्ष के अंदर टहनियां निकल जाती है, ऐसे ही कंपाउंड के अंदर जैसे आपके पास कंपाउंड दिया गया CH3 CH CH2 CH3, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो एक अलग से आपके पास यहां पर ब्रांच निकली हुई है। तो ये जो कंपाउंड आपके पास कहलाते हैं वो होते हैं आपके पास ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो 2 प्रकार के आपके पास कंपाउंड यहां पर मिलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर। सबसे पहला आपके पास एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड जो आपके पास एक लंबी चेन में सीधे आपके पास चलते रहते हैं, कहीं पर भी कोई ब्रांच नहीं होती। और सेकेंडली आपके पास है ब्रांच चेन कंपाउंड जिनके अंदर आपके पास यहाँ पर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर आपके पास क्या होता है, एक ब्रांच निकली रहती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन कंपाउंड बोलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड्स, क्लोज चेन जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो भी 2 प्रकार के आपके पास होते हैं। जैसे हम किसी भी कंपाउंड को क्लोज कर देते हैं, हमने जैसे लेक्चर में पढ़ा था 10th क्लास में भी आपने देखा होगा कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास जो चारों तरफ से आपके पास क्या है, बंद है। अगर हम इसकी बात करें इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ये आपके पास कौन से होते हैं? क्लोज्ड चेन कार्बन के कंपाउंड। कोई कंपाउंड आपके पास और आ गया, ऐसे कंपाउंड है आपके पास, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड आपके पास कैसे हैं? क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स है। अब जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड है वो भी हमारे पास आगे जाकर 2 टर्म्स में आपके पास बढ़ जाते हैं। सबसे पहला एक कंपाउंड होता है आपके पास नॉन बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड, और एक होता है हमारे पास बेंजेनोइड कंपाउंड्स। मतलब क्या है यहाँ पर? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग है। जैसे ये कंपाउंड अगर आप देख रहे हैं इसको हम बेंजीन बोलते हैं, और बेंजीन के साथ आपको कोई भी और एक्स्ट्रा आपके पास कुछ भी जुड़ता है या कोई अगर आपके पास अलग से बेंजीन भी आता है तो ये कंपाउंड आपके पास बेंजेनोइड कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेंजेनोइड कंपाउंड्स। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी है लेकिन फिर भी आपके पास वो क्या है,
मान लीजिए आपके पास एक कार्बन के कंपाउंड में ऐसे डबल बॉन्ड भी आ रहा है लेकिन बेंजीन की रिंग नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड आपके पास कौन से कहलाते हैं? नॉन बेंजीनोइड कार्बन के कंपाउंड कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओपन चेन कार्बन के कंपाउंड्स और क्लोज चेन कार्बन के कंपाउंड हमारे पास होते हैं। ओपन चेन में हमने बात की एलिफेटिक कार्बन के कंपाउंड्स की, जो आपके पास एक लंबी चेन के अंदर होते हैं, कोई ब्रांच जिसके अंदर नहीं होती तो उनको हम एलिफेटिक कार्बन के कंपाउंड्स बोलते हैं। और ब्रांच चेन कंपाउंड्स के अंदर यहाँ पर आपके पास कोई भी एक ब्रांच निकली रहती है तो वो कहलाते हैं आपके पास ब्रांच चेन कंपाउंड। क्लोज्ड में आपने एग्जाम्पल देखा, ये क्लोज कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं सभी। तो क्लोज कंपाउंड्स में मैंने दो टाइप आपको बताए हैं, बेंजीनोइड जिसमें बेंजीन की रिंग अगर आपको दी गई है तो वो बेंजीनोइड कार्बन का कंपाउंड है, अगर बेंजीन की रिंग साथ में नहीं है तो नॉन बेंजीनोइड कार्बन के कंपाउंड्स आपके पास ये होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा है और यहाँ पर भी 10th से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हम, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन में यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन जो की है, एक बहुत मेन चीज जिसके अंदर जो आती है वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर सबसे ज़्यादा जरूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड की हमें रिएक्शन करनी है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में अगर आपके पास आता है तो पेपर में आपको दे दिया इथेनोइक एसिड, अगर आपको नोमेनक्लेचर में उसकी स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं बनाना आएगा तो आप उसको किसी भी तरीके से उसकी रिएक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर हमारे लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ हमने यहाँ पर 10th क्लास के अंदर भी किया था और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर में दो प्रकार के आपके पास आती है, एक आता है आपके पास कॉमन नेम और दूसरा आपके पास आता है IUPAC नेम। कॉमन नेम का मेरा मतलब क्या है? देखिए दो नेम यहाँ पर आपने लिखे हैं IUPAC नेम। जैसे आप मार्कशीट आपकी आती है 10th क्लास की, वहाँ पर आपका जो नाम लिखा होता है वो ओरिजिनल नेम आपका होता है। और कॉमन नेम में जैसे आपको घर पे किसी भी नाम से अगर आपको बुलाते हैं तो वो एक कॉमन नेम होता है आपका। कॉमन नेम जो कार्बन के कंपाउंड्स में मिलता है वो जहाँ से उनको प्राप्त किया जाता है वहाँ पर उनके नाम को या किसी भी पहचान के तौर पर उनका जो हमने नाम रखा है उसको हम कॉमन नेम बोलते हैं। जैसे चींटी हमारे पास होती है अंट को हम फॉर्मिका बोलते हैं, फॉर्मिका। और अगर आपको चींटी काट लेती है तो आपको यहाँ पर स्किन के ऊपर तो थोड़ा सा जैसे होता है एक फुल्का वगैरह जो हो जाता है, तो वहाँ पर एक एसिड आपके पास बनता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। अब ये जो फॉर्मिक एसिड आपके पास आया है वो कहाँ से आया है? चींटी से। चींटी को हमने नाम दिया फॉर्मिका और फॉर्मिका से जो एसिड हमारे पास प्राप्त हुआ उसको हमने क्या नाम दिया? फॉर्मिक एसिड। तो ये एक प्रकार से हमारे पास क्या है? कॉमन नेम है। कौन सा नेम है? कॉमन नेम है। अगर हम इसी के नाम की बात करते हैं IUPAC नेम, अगर हम इसका देखेंगे तो वो कैसे बनेगा? देखिए IUPAC नेम का यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर आपको वर्ड मिल रहे हैं IUPAC, मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ब्रांच है जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स को क्या करती है? नेम देती है। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम लिखेंगे इसको इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके अकॉर्डिंग हमने नाम को लिखना शुरू किया। वो नाम हम बनाएंगे तो उसी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है कि IUPAC के अकॉर्डिंग हमारे जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनके नाम किस प्रकार से बनते हैं। उनके नाम बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उन तीन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो चीज़ हमारे पास होती है उसको हम परफिक्स बोलते हैं। परफिक्स या आप ऐसे याद रख सकते हैं प्राइमरी, मतलब पहले लगने वाला। किसी भी नाम के आगे जब हम पहले कोई भी यहाँ पर लगाते हैं तो आपके पास क्या बनता है? परफिक्स बनता है। एक इसमें आपके पास होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में आपके पास आते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स और एक आपके पास आता है यहाँ पर सफिक्स।
तरीका वही रहेगा जो आपने 10th क्लास में सीखा है, लेकिन थोड़ा सा उससे आगे हम चलेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, परफिक्स आया है, एक वर्ड रूट, और आपके पास क्या है, सफिक्स है। परफिक्स में जैसे हम नाम के आगे लगाते हैं कोई भी मिस्टर वगैरह, यहाँ पर आपका नाम होता है और एक आप नाम के पीछे कोई भी आप चीज़ लगाते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाती है, सफिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परफिक्स क्या चीज़ है, वर्ड रूट और सफिक्स। परफिक्स भी आपके पास दो प्रकार का होता है, एक होता है आपके पास प्राइमरी परफिक्स, प्राइमरी परफिक्स, एक होता है आपके पास सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स परफिक्स सॉरी। और फिर आपके पास यहां पर आता है वर्ड रूट, और ऐसे ही हमारे पास सफिक्स में भी प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, हम ऐसे यहां पर नेमिंग को करते चलेंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से किसको सफिक्स कौन लगाया जाता है, परफिक्स में हम किसको लगाते हैं और वर्ड रूट में हम क्या लगाते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने एक टेबल पहले भी की थी, अभी हम बता रहे हैं उस टेबल के बारे में, थोड़ा डिस्कस करते हैं। परफिक्स में हमारे पास आता क्या है, परफिक्स के अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले कोई भी क्लोज्ड कंपाउंड, क्लोज्ड कंपाउंड। क्लोज कंपाउंड का मतलब यहाँ पर जैसे आपके पास कोई भी ऐसे कंपाउंड दे दिया गया, आपके पास ये बंद है, ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड दे दिया गया, ये क्लोज्ड कंपाउंड है। तो ये जो कंपाउंड आपके पास हैं क्लोज्ड कंपाउंड, इनके लिए जो हम नाम लगाते हैं, इनके लिए हम लिखते हैं साइक्लो। क्या लिखा जाता है इनके लिए, साइक्लो। किसी भी नाम को लिखने से पहले हम उसके आगे साइक्लो वर्ड का यूज करते हैं। सेकेंड आपके पास आते हैं जैसे एक्स का कोई भी ग्रुप आपके पास आ गया, एक्स का मतलब यहाँ पर हैलोजन से है, हैलोजन आपके पास होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके नाम जब हम लिखते हैं तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। एक और नई चीज यहां पर आएगी जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ी है, वो है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास क्या है, वैसे तो हम फंक्शनल ग्रुप का जो यूज करते हैं वो सफिक्स के अंदर करते हैं। कहां पर करते हैं, सफिक्स के अंदर करते हैं। लेकिन यहां पर कुछ आपके पास यहां पर कंपाउंड आएंगे जिनके अंदर हम फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स के अंदर भी यूज करेंगे। वो क्या है हमारे लिए, वो देखें। फंक्शनल ग्रुप, जब किसी भी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, अलग अलग है, जैसे हमने नाम लिया एक कंपाउंड में, एक ग्रुप आपके पास आ गया COOH और उसके साथ ही एक ग्रुप आपके पास आ रहा है OH। तो यहाँ पर हम एक टेबल हमें दी जाएगी, हम रूल में उसको करेंगे। उसमें हमें देखना है कि हम प्राइमरी किसको लें, मतलब किसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे उसको हम सफिक्स के अंदर यूज़ करेंगे, दूसरे फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स के अंदर यूज़ करेंगे। जैसे OH के लिए हमारे पास हाइड्रोक्सी लगता है, क्या लगता है, हाइड्रोक्सी। तो हम नाम लिखने से पहले यहाँ पर हाइड्रोक्सी वर्ड का यूज़ करेंगे और वो कहाँ पर किया जाएगा, प्रीफिक्स के अंदर किया जाएगा। फिर हमारे पास बात आती है कार्बन के कंपाउंड्स की। कार्बन का जो नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन के एटम्स की संख्या कितनी है। तो यहां पर हम बात करते हैं, एक कार्बन अगर आपके पास है तो उसके लिए हम मिथ लगाते हैं, दो कार्बन अगर हमारे पास हैं तो इसके लिए हम इथ लगाते हैं, तीन कार्बन के लिए हम प्रोप लगाते हैं, चार कार्बन के लिए हम ब्यूट लगाते हैं, और पांच कार्बन के लिए हम पेंट लगाते हैं, और 6 कार्बन के लिए हम हेक्स लगाते हैं। यहाँ तक हमने किया 10th क्लास तक। 10th क्लास में हमने पढ़ा कि 6 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, हेक्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें और आगे करना है, 7 कार्बन अगर आपके पास आ जाते हैं तो उसके लिए हम हेप्ट लगाएंगे, 8 कार्बन अगर आपके पास आते हैं तो उसके लिए हम ओक्ट लगाएंगे, 9 कार्बन अगर आपके पास आ जाते हैं तो उसके लिए हम नॉन लगाते हैं, और 10 कार्बन अगर आपके पास आ जाते हैं तो उसके लिए हम डेक लगाते हैं।
और अगर आपके पास 11 कार्बन आपके पास आ जाते हैं तो उसके लिए हम अनडेक लगाते हैं, और 12 कार्बन अगर आपके पास आते हैं तो डूडेक लगाते हैं। तो ऐसे ही हम इसको क्या करते चले जाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर सफिक्स के अंदर। सफिक्स में हमने पढ़ा अगर बॉन्डिंग, कार्बन के कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके लिए हमने यहाँ पर देखा अगर कार्बन और कार्बन के बीच में आपके पास सिंगल बॉन्डिंग है तो यहाँ पर हमने कंपाउंड का नाम एन से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया? एन से। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्डिंग है तो इसको हमने ईन लगाया, और अगर कार्बन कार्बन के अंदर आपके पास ट्रिपल बॉन्डिंग है तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। फिर सेकेंडरी सफिक्स के अंदर जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है कौन? फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हमने 10th क्लास में सिर्फ या 2 या 3 के बारे में, 4 के बारे में हमने जिक्र किया था। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कम से कम 20 से 21 टाइप के आपके पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो उनके अंदर हमने देखना है किस ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स लगाया जाता है। तो कुछ कॉमन से हम यहाँ पर करते हैं, जैसे हमारे पास COOH हमने लिखा तो इसके लिए हम बात करते हैं किसकी? ओइक एसिड की। अगर हम बात करते हैं CHO के लिए तो ये एल्डिहाइड होता है, और इसके लिए हम बात करेंगे किसकी? अल की। इसके लिए अल लगाया जाता है। OH, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमने OH लगाया है, लेकिन जब 2 आपके पास फंक्शनल ग्रुप थे तो हमने इसको प्राइमरी में काउंट किया है। अगर इसी ग्रुप को हम सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के अंदर काउंट करते हैं तो इसके लिए आपके पास ओल लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? ओल लगाया जाएगा। अगर कार्बन की कंपाउंड की हम बात करते हैं, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग और दोनों तरफ आपके पास कार्बन आता है तो ये ग्रुप आपके पास बन जाता है कीटोन। क्या बन जाता है? कीटोन। और इसके लिए हम ओन लगाते हैं। अब अगर हम इसी कार्बन की जो फंक्शनल ग्रुप की हम बात करें, अगर इसको हमें फिक्स में प्रीफिक्स में लगाना पड़ जाए तो इसके लिए हम 2 वर्ड यूज करते हैं, ऑक्सो और कीटो। तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा, कंडीशन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कितने आए हुए हैं उसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे, और यहाँ पर इसकी नेमिंग को देखेंगे, साथ ही साथ हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।